सुबह बखैर नाजरीन, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से हो। हफ्ते का पहला दिन है, 8:35 का वक्त हुआ चाहता है। आपका मेज़बान हस्बे वादा 5 अगस्त को भी आपके सामने हाजिर खिदमत है। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज का दिन इंतहाई अहम है। तवारीखी पस मंज़र में जब थोड़ी देर में खंगालेंगे तो आपको पता लगेगा कि कुछ अहम तरीन वाक़ात हुए हैं। आज जब इस प्रोग्राम में आपके सामने आए तो तवारीख के पन्नों को ज़रूर खंगालेंगे। आपके सामने हिस्ट्री ऑफ द डे भी रखेंगे और फिर साथ साथ आपको बताएंगे कि आज जम्मू कश्मीर की सियासी उफ़क़ पर क्या कुछ हो रहा है। इक़्तिसादी मामलात से लेकर दीगर मामलात पर हमारी नज़र रहेगी। न सिर्फ इक़्तिसादी मामलात और सियासी मामलात पर हमारी नज़र रहेगी बल्कि उस तूफ़ान बदतमीज़ी पर भी हम गुफ्तगू करेंगे जो गुज़श्ता कई सालों से लगातार चल रही है और जिस पर गुफ्तगू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मामला उड़ता जम्मू कश्मीर का होगा क्योंकि आज भी हमारे साथ मेहमान ज्वाइन करेंगे, बात करेंगे, रियासत के हालात को परखने की कोशिश करेंगे। आपकी और मेरी ज़िम्मेदारी क्या है इस पर भी गुफ्तगू करेंगे ताकि हिकमत अमली को तरतीब दिया जाए कि जो ये मुसीबत हमारे सामने है, जो ये आफत हमारे सामने है, इसे किस तरीके से निपटा जाए। आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे हमारी राब्ता साइट फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम को और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर, जहां पर लाइव नशियात टीवी क्या बराबर देखेंगे और साथ साथ आप अपडेट रहेंगे 24/7 हालात वाक़ात से, न सिर्फ जम्मू कश्मीर के बल्कि आलम दुनिया में क्या कुछ चल रहा है उससे भी आप बाखबर रहेंगे। उम्मीद है कि आप 10 बजे तक पूरा हमारा साथ देंगे और आज भी कोशिश करेंगे कि कुछ फ़ोन कॉल्स को शामिल प्रोग्राम करें जो तनकीद बराए तनकीद ना हो बल्कि तनकीद बराए तामीर की ओर हो। मामलात और मसाइल जो आपके हैं उन्हें हुकूमती इदारों तक पहुँचाने की भी कोशिश करेंगे। फिलहाल प्रोग्राम का आगाज़ आसिफ रशीद मेरे साथ जम्मू स्टूडियो में मौजूद है। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे हिस्ट्री ऑफ द डे से। फटाफट से कुछ अहम तरीन मामलात आपके सामने रखेंगे जिसके बाद आते हैं आज की अहम तरीन बड़ी खबरों पर। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, इस्तकबाल आप सबका। प्रोग्राम सलाम जी के आप देख रहे हैं जम्मू के स्टूडियो से बराह रास्त। मैं हूँ आसिफ रशीद, एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर के साथ। 8:38 हुआ चाहते हैं। 10 बजे तक हम और आप साथ साथ रहेंगे। मुख्तलिफ मौज़ूआत इस प्रोग्राम का हिस्सा होंगे, लेकिन सबसे पहला मौजू या पहला स्पेशल सेगमेंट वो है हिस्ट्री ऑफ द डे। आज के दिन की तारीखी एतबार से अहमियत क्या है अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक आपको ज़रा बताते चले। आज अगस्त की 5 तारीख है, पीर का दिन, साल 2024, 8वां महीना 2024 इस साल का। आज का दिन जम्मू कश्मीर की खुसूसी आइनी हैसियत जब ख़त्म हुई, दफ़ा 370 और 35A को ख़त्म किया गया या तनसीख हुई, 5 अगस्त 2019 को यह फैसला हुआ। तो आज 5वीं बरसी है। आज के दिन क्या दिन भर सूरत हाल रहने वाली है, यह सिलसिला कॉन्टीन्यूसली चलेगा खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों में, और थोड़ी देर में इस पर मज़ीद मुफस्सिल गुफ्तगू करेंगे, रोशनी डालेंगे कि इस दिन के बाद क्या क्या आज साल 2019 के बाद हुआ। 2020 में आज ही का दिन था जब अयोध्या में राम मंदिर की तामीर का संग बुनियाद रखा गया। तो नेशनल पॉलिटिक्स में जो पिछले 3-4 वर्षों में सबसे ज्यादा मामलात सुर्खियों में रहे या जिन पर वोट मांगे गए, वो जम्मू कश्मीर की 370 का मामला और अयोध्या में राम मंदिर की तामीर या संग बुनियाद, जिसको 22 जनवरी इसी साल खोला गया। अक़ीदत व एहतराम के साथ लोगों के आने का सिलसिला शुरू हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई। तो साल 2019 और 20 के ये 2 बड़े फैसले या 2 बड़ी पेशरफ्त जिसने मुल्क की सियासत पर भी बहुत असर डाला, ये बड़े इवेंट्स आज हिस्ट्री ऑफ द डे में। 1945 में आज बदतरीन दिन भी है क्योंकि अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर जौहरी एटम बम गिराए थे जिसमें 1,66,000 लोगों की अमवात हुई थी। और उसके बाद एक तवील मुद्दत तक लोग जो जिस्मानी तौर ख़ास हैं या आज के वक्त में आप देखते हैं तो नतीजा उसका यही है जो आज 1945 में हुआ। 1999 में 25 बरस कबल चीन और ताइवान के दरमियान कशीदगी उरूज पर पहुंची और नतीजा ये कि 2024 में भी दोनों के दरमियान मुज़ाकराती अमल होने के बावजूद भी सूरत हाल बेहतर नहीं हो सकी और ना ही ताल्लुकात अच्छे हुए। 1914 में आज ही के दिन ओहायो में पहला ट्रैफिक सिग्नल कायम किया गया। यह दुनिया का पहला ट्रैफिक सिग्नल था। साल 1962 में नेल्सन मंडेला, जिन्हें जेल में डाला किया गया था, और 1990 में आज के दिन ही वो रिहा हुए। हिस्ट्री ऑफ द डे में इस बड़ी शख्सियत का आज आप कह लीजिए कि उसके लिए बुरा दिन भी था या अच्छा भी दिन था, जिसने काले और गोरों के दरमियान जो फ़र्क है उसको ख़त्म करने की कोशिश की अफ्रीकी मुल्क के अंदर, जिसमें बहुत हद तक वो कामयाब भी हो गए। 1971 में पाकिस्तान की हुकूमत ने मशरक़ी पाकिस्तान की सूरत हाल पर वाइट पेपर जारी किया, यानी बांग्लादेश जब पाकिस्तान से अलग बना या मशरक़ी पाकिस्तान का हिस्सा जो अलग हुआ तो ढाका या इसके आसपास के हिस्सों में जो मुज़ाकरात और एहतिजाज दोनों चल रहे थे, इस पर पाकिस्तान हुकूमत का ऑफिशियली मौक़िफ़ क्या था वो आज के दिन सामने वाइट पेपर के जरिए आया। 1944 में नाजियों ने पोलैंड के शहर वोला में
40,000 से 50,000 के दरमियान आम शहरियों और जंगी कैदियों का कत्लेआम किया, जो बदतरीन कत्लेआम या दिनों में से एक माना जाता है। 1944 में दूसरी जंग अजीम के दरमियान, और फिर 45 को जो कुछ हुआ हिरोशिमा में, वो मैंने आपको बताया। 1949 में एक्वाडोर में जल्जले से 50 कस्बों में तबाही मची, 6,000 से ज्यादा लोगों की जानें 1949 के इस तबाहकुन जल्जले में गई। तारीख 5 अगस्त की थी। 1960 में आज ही का दिन था जब बुर्किना फासो, जो कि एक अफ्रीकी मुल्क है जिसे बाद में वोल्टा का नाम भी दिया गया, ये फ्रांस से आज़ाद हुआ। और मौजूदा वक्त में भी सूरत हाल अच्छी नहीं है। डकैतों का पूरे मुल्क पर कब्जा है और गैंग वॉर ने सबसे ज़्यादा जिन ममालिक को मुतासिर किया है उनमें बुर्किना फासो भी एक है। 1965 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग का आगाज हुआ। 5 अगस्त 1965 जिस जंग की शुरुआत हुई थी वो सितंबर की 6 तारीख को जाकर ख़त्म हुई, यानी 1 से 1.5 माह के दौरान जो सूरत हाल रही उसने दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद ख़राब और सूरत हाल कशीदा कर दी। साल 1921 दिन आज का अमेरिका और जर्मनी ने हिरोशिमा पर आज ही के दिन एटम बम गिराया। एक तरफ 1945 वाला और दूसरा तरफ जो पहली साजिश रची गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, वो 1921 में आज के दिन हुई। यानी हिरोशिमा पर 2 बैक टू बैक बड़े हमले हुए। पहले में अगरचे नुकसान कम हुआ था, एक तजर्बा था, लेकिन दूसरे में जो कुछ हुआ उसने पूरी दुनिया के अंदर तबाही मचाई और सबसे खतरनाक और बदतरीन दिनों में से एक। तो ये हिस्ट्री ऑफ द डे में बड़ी बातें थी जो आपके सामने हमने रखी हैं। इसके बाद हम खबरों की तरफ चलेंगे। इससे पहले जम्मू कश्मीर के मामलात पर हम आए, बातचीत करें, गुफ्तो शनीद का सिलसिला शुरू करें। खबर बैनुल-अक़वामी सतह पर सबसे ज़्यादा जो इस वक्त सुर्खियों में है वो गजा की सूरत हाल के बाद बांग्लादेश का शहर ढाका इस वक्त सुर्खियों में है, जहाँ एक बार फिर से 16 दिनों की राहत के बाद हुकूमती सतह पर इकदाम किए गए और पूरे मुल्क के अंदर एक बार फिर से गैर मुय्यना मुद्दत के लिए कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है और 100 से ज्यादा हलाकतें हुई हैं। मुकम्मल तफसीलात इशफाक गौहर के साथ। बिल्कुल, खबर का आगाज पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से करते हैं, जहां पर एक बार फिर कशीदगी बढ़ चुकी है और बांग्लादेश से मिलने वाली इतलात और खबर रसा इदारों के मुताबिक बांग्लादेश पुलिस और अवाम के बीच कई मकामात पर झड़पें हुई हैं और उन झड़पों में अब तक 100 से ज़्यादा लोगों के मरने की खबरें और तस्दीक बांग्लादेश के मुख्तलिफ ज़रा इब्लाग की तरफ से किया जा रहा है। ढाका समेत यानी दारुल खिलाफा ढाका समेत कई मकामात पर बड़े इज्तिमात रात देर के हुए हैं, जिस पर पुलिस के साथ मज़ामत हुई और मज़ामत के दौरान कई मकामात पर पुलिस के 14 एहलकार जो बांग्लादेश पुलिस के हैं, बशमूल 70 से ज़्यादा वो आम शहरी शामिल हैं जो कल गोलियों का निशाना बने हैं। लगातार एहतजाजी मुजाहरे इसलिए अब हो रहे हैं बांग्लादेश के अंदर 16 दिन के वक्फे के बाद कि शेख हसीना जो बांग्लादेश की सदर है वो इस्तीफ़ा दे और नए सिरे से नई अवामी हुकूमत का क़याम वहाँ पर हो। ये देखते हुए कि जिस तरीके से स्टूडेंट एहतजाज के बाद अब अवामी एहतजाज वहाँ पर हुआ है, उसको देखते हुए बांग्लादेश की इंतज़ामिया ने रात देर गए ही कर्फ्यू का निफाज दोबारा कर दिया है और रात 6 बजे से कर्फ्यू का निफाज गैर मुय्यना अरसे के लिए पूरे बांग्लादेश के अंदर कर दिया गया है। जहां एक तरफ से बांग्लादेश के अंदर कर्फ्यू का निफाज कर दिया गया है, वहीं पर बांग्लादेश के अंदर मोबाइल इंटरनेट एक्सेस को बंद कर दिया गया है और सरकारी तौर पर बांग्लादेश टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी कमीशन BTRC जो है उन्होंने इसकी तस्दीक कर दी कि 4G, 3G और 2G सर्विसेज को फिलहाल बंद कर दिया गया है। ब्रॉडबैंड सर्विसेज भी इंतहाई अहम हसास इदारों के अंदर चलेंगी, बाकी ये सर्विसेज भी मुअत्तल रहेंगी और हालात पर काबू करने के लिए बांग्लादेशी अफवाज को मैदान में उतारने का फैसला ले लिया गया है। याद रखिएगा, कल तलबा लीडर नाहिद इस्लाम ने हज़ारों की तादाद में जमा लोगों से खिताब ढाका के अंदर किया, जिस दौरान उन्होंने साफ कर दिया कि बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना जब तक इस्तीफ़ा नहीं देती हैं और इन हिलाकतों की जिम्मेदारी कबूल नहीं करती है, तब तक ये एहतजाजी मुजाहरे इसी तरीके से जारी रहेंगे। आपको याद होगा कि सिर्फ चंद हफ्ते कबल बांग्लादेश की हुकूमत ने जमात इस्लामिया बांग्लादेश समेत तलबा तंजीमों पर पाबंदियां आयद कर दी थी और कैदोबंद का सिलसिला शुरू किया था, लेकिन उसके बरक्स कल लोग सड़कों पर आए और सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक इस वक्त बांग्लादेश के अंदर बनी हुई है। बांग्लादेश की सूरत हाल पर भारत सरकार की भी गहरी नज़र है। अगरचे यह अंदरूनी मामला करार दिया गया है, ताहम एडवाइजरी जारी कर दी गई है और ताज़ा एडवाइजरी के तहत
भारत के शहरियों को बांग्लादेश का सफर न करने की हिदायत जारी कर दी है। कहा गया कि जब तक सूरत हाल काबू में ना आए तब तक बांग्लादेश का सफर ना करें और लगभग तमाम तलबा को जो वहां पर फंसे हुए थे उन्हें वापस अपने मुल्क भी लाया गया है और हिफाजती इंतजामात वहां बांग्लादेश के अंदर जो सफारत खाने और दीगर इदारे हैं भारत के, उनकी हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए माकूल और मुनासिब इंतजाम बांग्लादेशी हुकूमत के साथ मिलकर पहले ही कर दिए गए। तो इस बीच एडवाइजरी भारत सरकार की तरफ से जारी कर दी गई है कि फिलहाल बांग्लादेश का रुख ना किया जाए क्योंकि इंतहाई मुश्किल तरीन वक्त से इस वक्त बांग्लादेश गुजर रहा है। अवामी एहतजाज चल रहे हैं, पहले भी लोग मारे गए, सिर्फ 16 दिन पहले जब आप देखेंगे तो मुसलसल एहतजाज हुए वहां पर, उस वक्त भी लोग मारे गए और अब बांग्लादेश की मकामी पुलिस और अवाम के बीच झड़पें हुई हैं जिस दौरान 100 से भी ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबरें हैं जिनमें वर्दी पोश भी शामिल है। ये फैसला या ये जो कार्रवाइयां आप देख रहे हैं ये उस फैसले के बाद हो रही हैं जो जमात इस्लामी के खिलाफ भी लिया गया, यानी नाराजगी उस एतबार से भी है कि सियासी तौर मुल्क के हालात ख़राब करने की कोशिश और वन पार्टी सिस्टम जिसमें 14 जमातें तो बैठी हैं लेकिन शेख हसीना और उनकी हुकूमत की सबसे ज़्यादा बात चलती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख वाजिदा रहमान को भी इससे पहले गिरफ्तार किया गया करप्शन के केसेस में और उसके बाद से ही ऐसी सूरत हाल बन रही थी। लेकिन अचानक एक फैसला होता है कि 1971 में जो लोग जंग का हिस्सा थे उनके आगे जो बच्चे हैं नेक्स्ट टू किन्स है या तमाम वो लोग जो 1971 जंग का डायरेक्टली हिस्सा थे उनको फायदा कोटा सिस्टम से पहुंचेगा। तो मुलाजमतों में एक तरह से रिजर्वेशन का ऐलान कर दिया गया, लेकिन जैसे ही ऐलान हुआ पूरे मुल्क के अंदर जैसे आग लग गई हो। 249 लोग पहले झड़पों में मारे गए, बीच में हालात ठीक हुए, फौज को पूरा मुल्क सौंप दिया गया एक तरह से और 16 दिन गुजरे लेकिन दोबारा तशद्दुद। और ये जो 105 लोग मारे गए जो आप आंकड़ा स्क्रीन पर पढ़ रहे हैं, ये 105 लोग पिछले 15 घंटों में मारे गए हैं। 126 तलबा यूनियन के जो सरबराहन हैं जमात इस्लामी के, जिनमें जो स्टूडेंट विंग है छबर, उससे भी वाबस्ता कई लोग हैं जिनकी गिरफ्तारियां हुई हैं। और इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर कर्फ्यू के साथ फौज को दोबारा से ढाका, चिटगांव और अहमदिया के अंदर दोबारा से जो सारे मुल्क की सलामती सूरत हाल है वो फौज के हवाले कर दी गई है। इस पर दिन भर की जो सूरत हाल रहेगी या डेवलपमेंट्स होती रहेंगी, मजीद हमारी नजर इस पर रहेगी। अक़वाम मुत्तहिदा की भी इस पर मुसलसल नजर है। अब जरा आगे बढ़ेंगे, खबर आपको मरकज के ज़ेर इंतजाम जम्मू कश्मीर से बताते हैं। और जम्मू कश्मीर में शुमाली भारत के दीगर हिस्सों की तरह मौसम ने करवट ली है। कुछ एक इलाकों में शदीद गर्मी से लोग इन दिनों परेशान थे, लेकिन जब बारिश पड़ी तो मुख्तलिफ इलाकों में यही बारिश एक बार फिर से जहां राहत लेकर आती, लेकिन गर्मी से अगरचे निजात मिली, मुतअद्दिद इलाकों से नुकसान की इतलात या तेज बारिशों ने एक बार फिर से आवाम की परेशानियों या तशवीश में इजाफा कर दिया है। श्रीनगर से बड़ी खबर यह कि वादी कश्मीर के बेशतर हिस्सों में जहां बारिशों की इतलात मौसूल हो रही हैं, ताज़ा तस्वीरें भी बता रही हैं कि श्रीनगर के अंदर इस वक्त तेज बारिशों का सिलसिला जारी है और लगातार पिछले 3.5 घंटों से बारिशें हो रही हैं। श्रीनगर में लाल चौक और गिरदोनवाह की तस्वीर आपके सामने, जहां पर सुबह सुबह मामूल की सरगर्मियां खराब मौसम ने मुतासिर की हैं और मुतअद्दिद मकामात पर जो राब्ता सड़कें हैं वो अभी तक की मौसूला इतलात के मुताबिक ज़ेर आब आ गई हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि जनाब शहर श्रीनगर समेत वादी के कई इलाकों के अंदर इस वक्त मतला अवर आलूद है और शहर श्रीनगर समेत कई इलाकों के अंदर मूसलाधार बारिशों ने आगाज़ कर लिया और पिछले 1-1.5 घंटे से लगातार बारिशें हो रही हैं। और ये तस्वीरें आप लाल चौक के आसपास की देख रही हैं जहां पर ज़बरदस्त बारिशें इस वक्त थोड़ी देर पहले तक हो रही थी। और ये जब बारिशें हो रही है तो 2-3 चीज़ें अभी हमारे सामने खुलकर सामने आई हैं। एक ये कि ड्रेनेज का नाकिस निज़ाम, ये आप देख सकते हैं लाल चौक का आसपास का इलाका है, मायसूमा का इलाका है, हरी सिंह हाई स्ट्रीट का इलाका है, लगभग ज़ेर आब दोबारा ये आ चुका है। और ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि जनाब ड्रेनेज निज़ाम को माकूल और मौसर बनाया गया शहर श्रीनगर के अंदर के आसपास के इलाके के अंदर, और ये स्मार्ट सिटी का एक बड़ा हिस्सा था जिस पर काफ़ी ज़्यादा रकूमात भी खर्च की गई। लेकिन सिर्फ चंद घंटों की बारिश ने एक बार फिर बड़ा सवाल पैदा कर दिया है कि क्या अभी भी स्मार्ट सिटी का ख्वाब शर्मंदे ताबीर नहीं हुआ है, क्योंकि ये तस्वीर स्मार्ट सिटी के उस हिस्से की है जो आप लाल चौक और आसपास का देख रहे हैं कि किस तरीके की सूरत हाल बनी हुई है। नंबर 1। नंबर 2, जब बारिशें हो रही हैं और मामूल की जिंदगी दरहम बरहम है, इस बीच इतला ये है कि यात्रा को जम्मू के बेस कैंप पर रोक दिया गया है। अगरचे इतलात और खबरों के मुताबिक यात्रा को सिर्फ सिक्योरिटी पर्पज के लिए रोका गया है, लेकिन यह भी माना जा रहा है कि चूंकि महकमे मौसमियात की पेशन गोई है कि पहाड़ी इलाकों के अंदर मूसलाधार बारिशें हो सकती हैं, तो वो भी एक वजह हो सकती है।
है। फिलहाल यात्रा को आज रोक दिया गया, ये भी बड़ी बात है। सैयाह जो आए हैं, सैयाह जो आए हैं उनकी भी बड़ी खबर यह है कि सैयाह जो वादी के अंदर इस वक्त मौजूद हैं उन्होंने काफ़ी लुत्फ उठाया है इस बारिशों का। और अक्सर सैयाहों को देखा गया कि वो होटल्स की खिड़कियों से इस नज़ारे को देख रहे थे। और झील के अंदर जो सैयाह मौजूद थे, झील डल के अंदर, वो बेइंतहा लुत्फ़अंदोज़ हुए क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पर बारिशें इस वक्त चल रही हैं। तो मरकज़ी महकमे मौसमियात और रियासती महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक आज शाम तक मौसम इसी तरीके का रहेगा। 9 तारीख से दोबारा मतला बारालू रहेगा और मगरिबी हवाओं का असर जो है वो देखने को मिल सकता है और बारिशें इसी तरीके से शहर श्रीनगर के अंदर हो सकती है। न सिर्फ शहर श्रीनगर के अंदर बल्कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर कई जगहों पर पसिया गिराने की भी पेशन गोई और वार्निंग जो है वो रियासती इंतजामिया और मरकजी महकमे मौसमियात की तरफ से जारी कर दी है। सीधे श्रीनगर चलेंगे, हमारे साथ इमरान नाइक को ज्वाइन कर चुके हैं। इमरान, अभी ताज़ा तरीन अपडेट क्या कुछ है? कुछ वक्फा पहले हमारे पास ये तस्वीरें आई थी जहां पर श्रीनगर शहर, लाल चौक, हरी सिंह स्ट्रीट, माइसुमा, गांव कदल का एरिया हो, बहुत ज्यादा बारिशें हो रही थी। आप जिस मकाम पर खड़े हैं, क्योंकि अक्सर ये देखा गया पिछले 24 घंटों के दौरान कुछ एरियाज में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, कहीं मकाम पर बहुत हल्की बारिश हो रही है और शहर श्रीनगर से थोड़ा आगे जाए तो बिल्कुल बारिश का कोई निशान ही नहीं है और पिछले 2-3 दिन से लगातार इस तरीके का मौसम बना हुआ है। आज अभी सुबह की क्या कुछ ताज़ा तरीन इतलात आपके पास? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त श्रीनगर शहर में ही हूं और श्रीनगर शहर में पिछले करीबन 2 घंटे से मुसलसल बारिशें हो रही है। हालांकि आधे घंटे पहले थोड़ी सी बारिश रुकी थी, लेकिन पिछले आधे घंटे से अगर देखा जाए तो मुसलसल शहर में तेज बारिशें हो रही है और इस तेज बारिश की वजह से, जो हैवी रेनफॉल की वजह से, एक मरतबा फिर इसने यहाँ की इंतजामिया की पोल खोली है और शहर की जो अंदरून सड़कें हैं वो ज़ेर आब हुई है। जैसे कि आपने भी तस्वीरों में दिखाया कि लाल चौक की क्या तस्वीरें हैं, मैशुमा की क्या तस्वीरें हैं, इधर सफा कदल, बेमिना और दीगर जो श्रीनगर शहर के इलाके हैं, यहाँ बिल्कुल अंदरून जो सड़कें हैं बिल्कुल ज़ेर आब है। और इस वक्त भी श्रीनगर में हैवी रेनफॉल हो रही है, बारिशें हो रही है और ये बारिशों का जो सिलसिला है करीबन 2 घंटे से मुसलसल जारी है। जैसा कि मैंने कहा कि हालांकि बीच में रुकी थी बारिश, लेकिन पिछले आधे घंटे से बिल्कुल बारिश हो रही है, तेज बारिश हो रही है और इस बारिश की वजह से जो फिलहाल अभी तक की मामूलात जिंदगी है वो मुतासिर हुई है, क्योंकि ये बारिश की वजह से जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बिल्कुल खराब मौसम के बीच आखिर स्कूल जाने का सिलसिला या जो तालीमी सरगर्मियां थी, कारोबारी सरगर्मियां थी, जो सुबह तकरीबन 2 घंटे के दौरान मुतासिर हुई हैं, इस तरह की इतलात हैं। इस वक्त सिचुएशन क्या है एग्जैक्टली? आहिस्ता आहिस्ता बहाली का सिलसिला है? जी बिल्कुल, इस वक्त जो मैं कह रहा हूं कि बारिशें इस वक्त हो रही है और वो भी हैवी रेनफॉल, यानी कि तेज बारिशें इस वक्त श्रीनगर शहर में हो रही है। लेकिन अभी तक इंतजामिया की तरफ से ऐसा कोई फैसला नहीं है कि स्कूल्स को क्लोज किया जाए या बाकी चीजें। हाँ बिल्कुल, जो मैंने कहा कि ड्रेनेज सिस्टम, जो यहाँ पुअर ड्रेनेज सिस्टम है उसकी वजह से तमाम जो अंदरून सड़कें हैं वो ज़ेर आब हुई है। स्टूडेंट्स को काफी मुश्किलात का सामना है, आम लोग काफी इस वजह से परेशान। सवाल तो फिर आज फिर वही उठेगा ना जो हम चंद साल पहले उठा रहे थे, जब ये कहा गया था कि शहरी श्रीनगर के अंदर जब स्मार्ट सिटी बनेगी तो ये जो परेशानी आपको लाल चौक के गिरदनवा के इलाकों के अंदर देखने को मिलती है ये खत्म हो जाएगी। तो क्या मैं ये मानूं कि उस स्मार्ट प्रोजेक्ट के अंदर कहीं नुक्स अभी भी है जिसकी वजह से ये चंद घंटों की बारिश ने सवाल फिर वही पैदा कर दिया? जहांगीर चौक से आप हरी सिंह स्ट्रीट की ओर आएंगे तो सूरत हाल ये है, माइसुमा के इनर पे जाएंगे तो सूरत हाल ये है, डाउनटाउन की और जो ही आप कदम बढ़ाएंगे डलगेट से आगे तो सूरत हाल आपको लबालब नजर आएगी, पानी पानी हर जगह होगा। तो क्या मैं ये मानूं कि स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट भी पानी पानी हो रहा है आज के दिन में? यकीनी तौर पर न सिर्फ कुछ इलाके जिनका आपने जिक्र किया, श्रीनगर शहर के जो 80% जो इलाके हैं वो इस वक्त 2 घंटे की बारिश की वजह से ज़ेर आब हुए हैं और इन 2 घंटों ने श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की पोल खोली है, इस इंतजामिया की पोल खोली है। अगर आपको याद होगा कि 3300 करोड़ रुपए का स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है और जिसके तहत शहर को स्मार्ट बनाना है और स्मार्ट ऐसे बनाना है कि जब बारिशें हो तो हमारा ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल ऐसा हो कि कहीं लोगों को दिक्कत ना हो। लेकिन जब 2 घंटे की बारिशें होती है तो लाल चौक क्या पूरा शहर पानी ही पानी हो जाता है। तो यकीनी तौर पर कई सारे सवालात यहाँ पे खड़े होते हैं कि एक तरफ के आलमी सतह पर, न सिर्फ मुल्की सतह पर बल्कि आलमी सतह पर श्रीनगर स्मार्ट सिटी की बात हो रही है, जिस तरीके से इसको प्रोजेक्ट किया गया, लेकिन जब हम जमीनी सूरत हाल देखते हैं तो वो बिल्कुल इसके बरक्स है।
जैसे कि ये यहाँ की इस वक्त की सूरत हाल या तस्वीरें खुद जाहिर करती है कि स्मार्ट सिटी का ये 3,000 रुपए करोड़ का जो प्रोजेक्ट है, इसकी जमीनी सूरत हाल क्या है। शहर इस वक्त पानी पानी है और खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। तो यकीनी तौर पर जो इंतजामिया है उनके ऊपर कई सवाल खड़े होते हैं। बहुत शुक्रिया इमरान नाइको मर्जा ज्वाइन करने के लिए। श्रीनगर के मज़ाफात के अंदर भी बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया। हमारी जो इतलात आ रही है कि मुख्तलिफ अजला के अंदर बादल काफ़ी ज़्यादा गहरे हो रहे हैं और उम्मीदें लगाई जा रही है कि मुख्तलिफ मकामात पर भी बारिशों का सिलसिला थोड़ी देर में शुरू होगा। फिलहाल शहर श्रीनगर के अंदर बारिशें हुई हैं और दर्जे हरारत में काफ़ी ज़्यादा कमी आई है, जिससे राहत की सांस काफ़ी लोगों ने ली है। लेकिन ये बारिशें गाँव देहात के अंदर भी होनी चाहिए, क्योंकि फसल पूरी तरह से तबाह हो रही है, हॉर्टिकल्चर सेक्टर तबाह हो रहा है और ये बारिशों का आगाज वहां पर भी हो, सबसे ज्यादा जरूरत वहां पर भी अभी भी महकमा मौसमियात की जानिब से जो पेशनगोई की गई है कि 10 तारीख तक, ये जो कल से हम बता रहे थे कि ये जो बेतरतीब सा मौसम है, बीच में अचानक बारिश, फिर धूप निकल आना और बीच में क्लाउड बर्स्ट जैसे वाकयात रुनमा हुए। कल भी एक अफसोसनाक वाक़ा पेश आया कंगन के एक इलाके में और उसके बाद से ही कल से कार्रवाइयाँ, अगरचे श्रीनगर और लेह के दरमियान जो सड़क राब्ता है वो बहाल कर दिया गया, मगर काउचीरवन के और आसपास के इलाकों में जहाँ खौफ व दहशत है, 10 से ज़्यादा मकानात को नुकसान पहुंचा, गाड़ियां दब गई। और अच्छी बात ये थी कि कोई जानी नुकसान जो है वो इंसानी ज़िंदगियां किसी तरीके से यहाँ बची। और उसके बाद से ही अब तक की हमारी इतलात के मुताबिक ख़राब मौसम के बावजूद भी सिक्योरिटी फोर्सेस, जम्मू कश्मीर पुलिस बिलखुसूस, फ़ौज और बाकी जो आसाम राइफल्स और मकामी लोग BRO के साथ मिलकर इस कार्रवाई को जारी रखे हुए हैं। ये तो मौसम के हवाले से बात थी। अब ज़रा आगे बढ़ेंगे और बात आज के दिन की, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, हिस्ट्री ऑफ द डे में पहला पॉइंट आज था कि 5 अगस्त 2019 को क्या कुछ हुआ। आप सब वाकिफ़ हैं जो लोग देखते हैं, और तब से ट्रांसमिशन तब भी जारी थी, आज भी जारी है। और अगरचे मवासलाती निज़ाम आज के दिन 2019 में ठप हुआ था, लेकिन हमने अपनी नशरियात बंद नहीं की थी। मगर आज के दिन को जब जम्मू कश्मीर के अंदर 2 अलग अलग ग्रुप्स हैं, एक बड़े पैमाने पर सेलिब्रेट कर रहा है, तो दूसरी तरफ यौम सियाह भी हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से मनाया जाता है। दिन भर की जो सरगर्मियां रहती हैं, ज़रा उस पर डिटेल वाइज आपके सामने तबसरा करें। और सबसे बड़ी बात कि आज के दिन की जहां एक तरफ अहमियत है, हंगामे के आसार ऐवान के अंदर भी इशफाक आज नजर आ रहे हैं। चलिए बात करते हैं आज के दिन की, क्योंकि आज मुकम्मल हो रहे हैं जी 5 साल यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के। और 5 अगस्त 2019 को मरकजी हुकूमत की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया था, जिसमें दफ़ा 370 की मनसूखी का फैसला लिया गया था। और आज 5 साल मुकम्मल हो रहे हैं। और इस बीच जम्मू कश्मीर की जहाँ तक हम बात करते हैं, जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर सिक्योरिटी को काफ़ी हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। और इंटरनेशनल बॉर्डर से लेकर जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर नाके और तलाशी कार्रवाइयाँ हैं। शहर श्रीनगर के अंदर भी सिक्योरिटी के इजाफी दस्ते जो है वह तैनात कर दिए गए हैं। इस बीच जहां सिक्योरिटी अलर्ट एक तरफ से है, वहीं दूसरी तरफ से भारतीय जनता पार्टी ने जश्न बनाने का फैसला किया है। और जश्न के तौर पर आज जम्मू के अंदर एक बड़ा अवामी इज्तिमा भी होगा। वहीं श्रीनगर के मुख्तलिफ पार्टी हेडक्वार्टर समेत जिला सदर मकामात पर भी इसी तरीके की तकरीबात बीजेपी की तरफ से की जाएगी। और यौम जश्न और यौम तकरीबात के दौरान 5 सालों के दौरान किस तरीके से जम्मू कश्मीर विकास की दर पर आगे बढ़ा और क्या कुछ तरक्याती मंजरनामे पर हुआ है, उस पर तफसील के साथ बीजेपी अपनी बात जरूर रखेगी। इस बीच हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से भी तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। 5 साल के दौरान जहां बेरोजगारी का मुद्दा एक तरफ से है, वहीं पर तैमूर और तरक्की पर बीजेपी पर भी तनकीद कसी जा रही है। और कल रात से ही हमने देखा कि मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा, जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, कांग्रेस, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी समेत कई लीडरों ने इस फैसले के खिलाफ एहतजाज भी किया। और आज भी श्रीनगर के अंदर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी समेत कई लीडर्स एहतजाज कर रहे हैं। उनके पर सवाल भी उठाया गया कि जो बड़े बुलंदबाग दावे किए गए वो जमीनी सूरत हाल से मेल नहीं खा रहे हैं। ये तो जम्मू कश्मीर की बात है, लेकिन खबर यह है कि ऐवान का इजलास आज एक बार फिर शुरू होगा। और ऐवान के अंदर हिज़्ब इख्तिलाफ के कई जमातें 5 अगस्त के फैसले के बाद जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर खुसूसी बहस का भी मुतालबा कर रहे हैं। और यह भी बात सामने आ रही है कि आज ऐवान के अंदर हुकूमत पर एक दबाव डाला जाएगा कि सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर के अंदर मुकम्मल तौर पर जमहूरियत को बहाल किया जाए और असेंबली के इंतखाबात को यकीनी बनाया जाए। तो कुल मिलाकर दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर की सूरत हाल जब आप देखेंगे तो सूरत हाल यह है कि 5 साल मुकम्मल हुए हैं। बीजेपी जश्न का ऐलान पहले ही कर चुकी है। सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों ने यह कह दिया है कि इज्जत और तशख़्ख़ुस पामाल हो गया है और किसी भी तरीके से सूरत हाल बेहतर नहीं है, ये उनका मानना है। लेकिन बीजेपी अपना, हिज़्ब इख्तिलाफ अपना, और सबकी नज़रें मरकज़ के आज लोकसभा के इजलास पर भी रहेंगी, जहां पर आज माना जा रहा है कि हिज़्ब इख्तिलाफ के कई लीडर्स इस मुद्दे पर अपनी बात रखने जा रहे हैं।
और आज बीजेपी की जानिब से जम्मू कश्मीर की जहां तक बात है तो सबसे बड़ा प्रोग्राम जम्मू में जहां पर एक मरकजी तकरीब एक हिसाब से खित्ते की आप कह लीजिएगा जो रखी गई है भाना सिंह स्टेडियम आरएसपुरा के अंदर, जहां बीजेपी की तमाम जो सीनियर रहनुमा हैं वो थोड़ी देर में पहुंचना शुरू हो जाएंगे और लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ है। दूसरी तरफ हिजब इख्तिलाफ की कुछ जमातें जो आज एहतजाज की भी तैयारियां कर रही हैं और साथ साथ श्रीनगर के अंदर भी खबर है कि बीजेपी की यूनिट की जानिब से जश्न की एक तकरीब शहर में आज रखी दोनों गई है। तस्वीरें आपको दिखेंगी, जश्न की तकरीब भी दिखेगी और इस फैसले के खिलाफ एहतजाज भी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी समेत नेशनल कॉन्फ्रेंस और कुछ और जमातों की तरफ से किया जाएगा। इस तरीके का प्लान पहले ही तरतीब दिया गया है। जब बात सियासत की हो रही है, 5 साल बेमिसाल बीजेपी का दावा है, इस बीच बीजेपी ने कमर कस ली है और जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के हवाले से जहां पहले ही मंशूर कमेटी को तश्कील दे दिया गया और मंशूर कमेटी का कल पहला इजलास भी हुआ है, वहीं पर बीजेपी ने अब तमाम असेंबली हलकों के अंदर मुमकिना उम्मीदवारों की तलाश को मजीद तेज कर दिया है और इतलात और खबरों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी की मरकजी क़यादत ने एक हफ्ते के अंदर अंदर तमाम पैनलों को तरतीब देने की हिदायत जारी की है। एक हफ्ते के अंदर अंदर तमाम पैनल यानी तमाम असेंबली हलकों के अंदर 3-3 नाम सामने रखे जाएं ताकि मरकजी क़यादत बाद में हतमी फैसला ले कि किसको बीजेपी की तरफ से मैंडेट दिया जाए कि वो जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात का हिस्सा बन सके। इधर इतलात और खबरों के मुताबिक पैनल के अंदर जहां 3 नाम रखने की बात कही गई है, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बराए तंजीम BL संतोष भी अगले हफ्ते जम्मू के दौरे पर आ रहे हैं, जहां पर वो तंजीमी मामलात के साथ साथ असेंबली के अंदर असेंबली इंतखाबात के हवाले से किए जाने वाले इक़दाम पर भी गौर करेंगे। बीजेपी की तरफ से तमाम तर कोशिशें ये की जा रही है कि जम्मू सूबे के अंदर हर सीट पर कामयाबी के साथ झंडे गाड़े जाए और कश्मीर सूबे में भी कवल को खिलाया जाए। इस मन में हिकमत अमली को तरतीब दिया जा रहा है। जहां एक तरफ से 3 नाम देने की बात सामने आ रही है, वहीं पर यह भी बात आपको याद दिलाते चले कि बीजेपी की तरफ से एक निजी कंपनी को हायर भी किया है जो मुख्तलिफ असेंबली हलकों के अंदर मुमकिना उम्मीदवारों और अवामी लहर को डटोलने का काम कर रही है, जिन्होंने अपनी इब्तिदाई रिपोर्ट बीजेपी को पहले भी सौंपी है और माना जा रहा है कि आने वाले चंद दिनों के अंदर वो रिपोर्ट भी सामने आ सकती है। तो मरकजी हुकूमत 5 साल का प्रोग्राम जो है वो ऐवान के अंदर जरूर आज रखेगी, लेकिन बीजेपी की रैली भी है और इस बीच एक हफ्ते के अंदर अंदर तमाम पार्लिमानी नशस्तों असेंबली नशस्तों पर मुमकिना उम्मीदवारों की फहरिस्त को तरतीब देने की बात भी सामने रखी गई है। शिल्पा हमारे साथ इस वक्त हमारी नुमाइंदा ज्वाइन कर चुकी हैं। शिल्पा, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। खबर यह है कि जम्मू भी अलर्ट पर, कश्मीर भी अलर्ट पर। इस बीच जम्मू के अंदर बीजेपी की तरफ से एक बड़ी आज रैली की जा रही है जिसमें वो तमाम काम गिनवाए जाएंगे जो बीजेपी की तरफ से 5 सालों के दौरान किए गए। इस पर भी थोड़ी सी बात करें कि कब कितने बजे ये शुरू होगा, कितनी बड़ी एक्सपेक्टेशन बीजेपी की है। और दूसरा ये कि कहा जा रहा है कि जनाब एक हफ्ते के अंदर अंदर पोटेंशियल कैंडिडेट्स की फहरिस्त लिस्टें बीजेपी के सामने होनी चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए आज के दिन की बात करें तो 5 अगस्त वो तारीख है जहाँ पर 370 धारा जो है वो हटाई गई थी। तो इस समय जम्मू कश्मीर पूरी तरीके से अलर्ट पर है। सुबह सवेरे ही अब देखिए नाका जो है वो सीआरपीएफ के जवान भी, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है वो तैनात थे और वाहनों की चेकिंग जो है वो प्रॉपर तरीके से जारी थी। और दूसरी तरफ एक तरफ जहाँ पर बीजेपी आरएसपुरा में जो है वो वहाँ पर प्रोग्राम देखने को मिलेगा, जश्न जो है वो मनाया जाएगा, उत्सव मनाया जाएगा। और वहीं पर दूसरी तरफ की बात करें तो विपक्ष दल लगातार जो है वो हर बार जिस प्रकार से इस तारीख पर ब्लैक डे जो है यानी कि काला दिवस के रूप में इस दिन को जो है वो मनाता है, तो कहीं न कहीं प्रदर्शन भी जो है वो देखने को मिल सकता है। और तीसरी बात मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से आगामी चुनाव की बात करें तो आगामी चुनाव की सरगर्मियां जो है वो तेज हो चुकी है और बीजेपी हाईकमान के द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं संभावित उम्मीदवारों का पैनल जो है वो तैयार किया जा सके। 1 सप्ताह का समय यहाँ पर जो है वो दिया गया है और साथ ही साथ जब यानी कि आज आरएसपुरा में उत्सव मनाया जाएगा और उसके बाद जो है वो प्रोसेस जो है वो शुरू किया जाएगा, यानी कि पैनल गठित करने की तैयारियां जो है वो शुरू की जाएंगी। लेकिन उससे पहले की अगर बात करें तो बीजेपी के द्वारा जिस प्रकार से आपने कहा कि निजी कंपनी को जो है वो हायर किया गया है ताकि जो उम्मीदवार यानी जो संभावित उम्मीदवारों का जो यानी कि फीडबैक है वो जुटाया जा सके और साथ ही साथ एमएलए एमएलसी जो पूर्व एमएलए एमएलसी है उनका भी यहाँ पर जो है वो एक रिपोर्ट मांगी गई है और इनमें वो विधायक भी शामिल है जो टीडीपी बीजेपी गठबंधन सरकार में जो है वो मंत्री रह चुके हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो लगातार इस समय भाजपा जो है वो पूरी तरीके से कमर कस चुकी है, तैयारियों में जुट चुकी है, प्रोग्राम देखने को मिल रही
जम्मू कश्मीर की 90 असेंबली सीट को लेकर जो है वो पूरी तरीके से तैयार है कि किस प्रकार से अपना जो जमीनी सत्ता पर यानी पकड़ है वो बनानी है। चलिए, बहुत शुक्रिया शिल्पा हमारे साथ बहुत ज्वाइन शुक्रिया। करने के लिए जी। बहुत शुक्रिया। शिल्पा शर्मा बता रही थी कि तैयारियां मुकम्मल है, 4 से 5 हज़ार लोगों की गैदरिंग भी आज हो सकती है। जी कृष्ण जी जम्मू के अंदर मौजूद है, कुछ और लीडरों की आमद भी आज हो सकती है, जिनमें यह भी कहा जा रहा है कि शायद वज़ीर दिफा भी आज जम्मू के अंदर इस अवामी इज्तिमा से खिताब करे, लेकिन उसका थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। हम आपको बराह रास्त नशरियात में दिखाएंगे कि किस तरीके के वहाँ पर जलसे और क्या कुछ वहाँ पर बात की जा रही है। इस बीच ज़रा आगे बढ़ते हैं, बात दिल्ली की आपको बताते हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर खबर यह है कि वक्फ बोर्ड एक्ट के अंदर तरमीम करने जा रही है मरकजी हुकूमत, और इस ज़िमन में मरकजी काबीना ने बाज़ाब्ता तौर पर तरमीम को मंजूरी दे दी है और उस मसवदे कानून को ऐवान में आज पेश किया जा सकता है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि मरकजी वक्फ कानून के अंदर तरमीम की जा रही है और बाज़ाब्ता तौर पर सन 1995 के कानून में जो पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट्स की थी उसमें मज़ीद कुछ तरमीमें की जाएंगी और 40 से ज़्यादा तरमीमें पेश की गई है मरकज़ी हुकूमत की तरफ से, जो वक्फ एक्ट के अंदर की जाएंगी। याद रखिएगा, पूरे मुल्क के अंदर इस वक्त 30 के करीब वक्फ बोर्ड्स कायम किए गए हैं और उन वक्फ बोर्ड्स के अंदर जो उनकी कारकर्दगी है, जो उनका काम करने का तवीरा है, जो रद्दअमल है, जो उससे आमदनी आ रही है, उन तमाम मामलात पर कई सवालात उठ रहे थे। लेकिन अब खबर ये है कि वक्फ बोर्ड के कानून पर जो एक्ट है उसमें तरमीम की जाएगी और 40 के करीब ऐसी तरमीमें हैं अमेंडमेंट बिल के अंदर, 40 चेंजेस की गई हैं मौजूदा कानून के अंदर, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि वक्त के पास ज़्यादा वो इख्तियारात नहीं रहेंगे जिस तरीके के इख्तियारात का इस्तेमाल वो आज तक करते आ रहे हैं। एक तरफ से ये आ रहा है, दूसरी तरफ से खबर ये भी है कि मुतनाज़ा मामलात में जहाँ पर वक्फ और सरकार के बीच तनाज़ा था, अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को भी इख्तियार दिया गया है कि वो भी अपना फैसला इसमें ले सकते हैं, वो भी अपनी बात रख सकते हैं अगर ये कानून मंजूर हुआ। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट और दीगर कमेटियों का रिपोर्ट का हवाला रिया मरकजी हुकूमत की तरफ से दिया गया है और कहा गया कि वक्त के अंदर जिस तरीके से काम होना चाहिए था वो सही तरीके से नहीं हो रहा है, इस वजह से तरमीम वक्त की अहम तरीन ज़रूरत बन चुकी है। और यह भी साफ कर दिया गया है कि वक्फ बोर्ड को जिस तरीके से इख्तियारात सौंपे जा रहे थे और जिस तरीके का रद्दअमल वहाँ पर होना चाहिए था, उससे मुतमईन कहीं ना कहीं मुस्लिम तबका नहीं था, जिसके बाद अब यह फैसला लिया गया कि 40 के करीब तरमीमें लाई जाए। तो क्या ये माना जाए कि जो यूपीए हुकूमत के अंदर वक्फ बोर्ड को इख्तियारात दिए गए थे वो तमाम इख्तियारात ख़त्म किए जाएंगे और उन तमाम मुतनाज़ा ज़मीनों पर जहाँ पर वक्फ और रियासती इंतज़ामिया के बीच तनातुन चल रहा था उससे वक्फ को दस्तबरदार होना पड़ेगा, वो भी एक बड़ा सवाल है। फिर वक्फ की आमदनी को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए, कौन इसको फैसला करे, ये भी एक बड़ा सवाल है। और ये कहा जा रहा है कि अब की बार वक्फ के अंदर ख़वातीन को बाज़ाब्ता तौर पर नुमाइंदगी मिले, इस ज़िमन में भी इस एक्ट के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर रद्द काम जो है वो किया जाएगा। मुल्क के अंदर इस कानून के आने को लेकर अभी टेबल ये होना है, ये तरमीम में टेबल होनी है, लेकिन मुल्क के अंदर मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं की तरफ से मुसलसल इस पर सवालात उठाए जा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी समेत कई लीडरों ने सवाल उठाए हैं मरकजी हुकूमत पर और ये कहा है कि किस तरीके से मुसलमानों को डिसएम्पावर करने की कोशिश की जा रही है और जो हक उनका है उस पर शबखून मारने की कोशिश की जा रही है मरकजी हुकूमत की तरफ से। ज़रा सुन लेते हैं फटाफट से क्या कुछ मरकजी एमपीज कह रहे हैं, वो एमपीज जिन्होंने कल से लगातार इस पूरे मामले पर हंगामा खड़ा किया हुआ है। देखिए, जहाँ से अब तक वक्फ का मामला है तो हमारे बुजुर्गों ने बड़ी तादाद में अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज सर्टेन चैरिटेबल पर्पस के लिए वक्फ की है और इसमें ये लॉ है, मुल्क का भी लॉ है, इस्लामिक लॉ भी है कि वंस अ वक्फ इज ऑलवेज अ वक्फ, कि जिस प्रॉपर्टी को एक बार वक्फ कर दिया गया फिर ना उसको बेचा जा सकता है और ना ख़रीदा जा सकता है। और अपने मुल्क में मोर देन 60 to 70% वक्फ प्रॉपर्टीज इन द फॉर्म ऑफ मस्जिद और दरगाह और कब्रिस्तान है और अपने मुल्क में ऑलरेडी वक्फ एक्ट 1995 मौजूद है। फिर 2013 में गवर्नमेंट ने सर्टेन उसमें अमेंडमेंट किए तो पूरे मुल्क में इन कवानीन के तहत वक्फ प्रॉपर्टीज़ को मैनेज किया जा रहा है
और हाँ, ये ज़रूर है कि बाज़ प्रॉपर्टीज़ पर इंक्रोचमेंट है, उसको हटाए जाने की ज़रूरत है। बाज़ प्रॉपर्टीज़ पे गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, उसका किराया मार्केट रेट के हिसाब से वक्फ बोर्ड को दिया जाए, यह हम लोगों की डिमांड एक अरसे से है। लेकिन फ़िलहाल अभी हम नहीं समझते कि किसी किस्म के अमेंडमेंट की ज़रूरत है, और अगर गवर्नमेंट फील करती है कि अमेंडमेंट करना ज़रूरी है, मैं ये समझता हूँ किसी भी डेमोक्रेसी में ये लाजमी और ज़रूरी है कि जो उसके के स्टेक होल्डर्स हैं, कम से कम उनके साथ सलाह मशवरा किया जाए और उनके मर्जी के मुताबिक जो भी अमेंडमेंट। कि ये जो प्रपोज अमेंडमेंट्स है, मीडिया में जो लिखा गया है, वो इस बात को बताता है कि मोदी हुकूमत वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी को छीनना चाहती है और वो इंटरफेयर करना चाहती है वाकिफ के मंशे के खिलाफ कि किस तरह से उस वक्फ की प्रॉपर्टी को चलाया जाए, और ये खुद फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि बीजेपी शुरू से वक्फ बोर्ड्स और वक्फ की प्रॉपर्टीज के खिलाफ रही है, और इनका एक हिंदुत्व का एजेंडा है, आरएसएस का एजेंडा है कि वो शुरू से वक्फ प्रॉपर्टीज को और वक्फ बोर्ड को खत्म करने की कोशिशें करती रही हैं। तीसरी बात यह है कि अब जो मीडिया के रिपोर्ट्स के ऊपर मैं अपना ये रिएक्शन दे रहा हूं कि एक बार किसी प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर कर दिया गया तो हमेशा वक्फ रहता है। तो वक्फ एक्ट जो है 54 का है और 96 का है, जो 96 का एक्ट तो 2013 में अमेंड किया गया, वो सर्वे कमिश्नर को पावर्स देता है, और सर्वे कमिश्नर को अपॉइंट कौन करती है? स्टेट गवर्नमेंट। तो सर्वे कमिश्नर वक्फ प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई करता, उसके बाद लिस्ट ऑफ वक्फ प्रिपेयर होती है सर्वे कमिश्नर की तरफ से, और वो सर्वे कमिश्नर जो स्टेट गवर्नमेंट का अपॉइंटी है उसको स्टेट गवर्नमेंट को भिजाता, और स्टेट गवर्नमेंट गजीट नोटिफिकेशन इशू करती है। तो गजीट नोटिफिकेशन खुद एक ऑफिशियल एक्ट है, और अगर गजीट नोटिफिकेशन 1 साल तक चैलेंज नहीं होती तो वो फाइनल हो जाती है और नेचर ऑफ वक्फ हो जाता है। इसको ये लोग चेंज करना चाहते हैं, यानी जो पहले से वक्फ हो चुकी हैं प्रॉपर्टीज, अब दोबारा उनको एस्टैब्लिश करना पड़ेगा कि ये वक्फ है। ये इम्पॉसिबिलिटी है। चलिए जनाब, तरमीम क्या कुछ हो रही है और क्या कुछ माहिरीन इस पर बात रख रहे हैं, हमने आपके सामने रख दिया है। लेकिन यहाँ पर वक्त हो गया जी एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पर आएंगे तो बात ज़रा मंशियात की भी करेंगे, बात उस यात्रा की भी करेंगे जो शुरू होने वाली है। लेकिन छोटा सा होगा ब्रेक, ब्रेक के फौरन बाद हाजिर होते हैं।